Good morning, students. So, students, in the last lecture, we were discussing about basically what are vectors, and then we have discussed about how do we represent vectors, or I can say how do we represent algebraically. Likewise, कैसे हम वेक्टर को लिख रहे होते हैं ना, कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे लिख रहे होते हैं, algebraically कैसे लिख रहे होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था. So, in today's lecture, we will start with रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और आई कैन से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम किस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. ए वेक्टर इज, देखो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, देखो लाइन में पढ़ के सुना देता हूँ और उसको समझा देता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में समझ देता हूँ. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट. द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स, देखो वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर होता है, उसको ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे करते हैं? स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और स्ट्रेट लाइन की जो ये डिस्टेंस लेंथ है, द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड. हमने जल कल बात करी थी, क्या बात करी थी कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड प्लस उसके यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या बता रहा था? डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. और ये क्या बता रहा था? मैग्नीट्यूड. तो अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पे आगे की तरफ क्या लगा होता है? एक हेड लगा होता है. एरो पे क्या लगा होता है? हेड, एरो हेड जिसके हम बोलते हैं. ऑलराइट, तो ये तो क्या बता रहा होता है, ये जो लाइन लेंथ है इसकी, वो तो क्या बताती है, हमारा मैग्नीट्यूड कितना है. और ये क्या बताता है, ये जो एरो हेड है ये क्या बताता है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेसिकली वो वेक्टर है. ठीक है, तो यही बात है. द लेंथ ऑफ द एरो हेड, लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. अब इसको देखो, जो भी चीज़ें इनिशियली ये केवल डेफिनेशंस हैं, ना बेसिक डेफिनेशन. जैसे हमारा जो चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा तो आपको सब चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगे ना. स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ें समझ आ पाते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा छोड़ दिया जाता है कि हाँ वो आगे उस पॉइंट के साथ समझाई जाएगी, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगी. तो वो डाउट्स कुछ अगर रह भी जाते हैं तो वो आगे जाके क्लियरिटी के साथ हो जाते हैं. फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हर एक क्लास के बाद पूछ सकते हैं. ठीक है, और ये जो एरो बनाते हैं, जो आगे का इसका होता है, ये जिस पे एरो लगा होता है उसको बोलते हैं हेड, और जो पीछे का पॉइंट होता है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उससे बोलते हैं टेल. ठीक है, ये तो बात होगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए, अगर इसको देखना चाहूँ, सपोज करो मेरी कोई वेलोसिटी थी. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और वो ईस्ट डायरेक्शन में थी. ठीक है, अब सपोज, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ. ये तो आपको पता है कि ये होती है डायरेक्शंस, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है. तो पहली बात, ईस्ट में तो इसको ऐसे इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा हमारा, तो ये है. अब 4 मीटर पर सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करूँ. आप सपोज करो, है ना, सपोज करो मैंने 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर दिया 1 सेंटीमीटर से, है ना. 1 मीटर पर सेकेंड को मैंने मान लिया, 1 मीटर पर सेकेंड को मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होता है. तो 4 मीटर पर सेकेंड कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर से. तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्रेजेंट एरो से बनाने के लिए ज्योमेट्री कैसे लिखूँगा इसको. मेरी वेलोसिटी थी, जो भी मैं शो करना चाह रहा था, कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन क्या थी उसकी? डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट डायरेक्शन. ऑलराइट, और दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कितना था उसका? 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 4 मीटर मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि मैं जो एरो बनाऊंगा 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है, 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का एरो बना दूं. तो 4 मीटर पर सेंटीमीटर के लिए क्या बनाना है मुझे? 4 सेंटीमीटर का एरो. तो ये सब कुछ करिए 4 सेंटीमीटर का एरो है, और इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन होती है, तो इस तरह से मैंने बना दिया. तो मतलब क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? 4 मीटर पर सेकेंड. इस तरह बेसिकली ये अभी वही बात है कि है ना, इनिशियली स्टेज है. तो ऐसे मैं केवल बेसिकली डेफिनेशन या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑलराइट, ओके. अब पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं बेसिकली, आज हम ये देखते हैं कि कैसे हैं. इसके बाद जब हम एक बार जो हमारा है वेक्टर एडिशन वाला रूल देख लेंगे, तो उसके बाद हम कैसे, जैसे xi + yj ऐसे कुछ देखा होगा आपने पहले कभी, तो उसको कैसे लिखते हैं वो भी समझेंगे. ऑलराइट, सो पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली होता क्या है. पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system. Like means जो भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि हमने बात करा था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो बात कर रहे होते हैं, ये होता है एक्स वाई जेड ऐसे हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन कहीं पे सपोज करो ये यहाँ पे था हमारा, इस डायग्राम में देखिए ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लेन में है और ये कोई पोजीशन है इसकी ना, यहाँ पे कोई पी पार्टिकल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? इसको ओरिजिन से, इस पार्टिकल जहाँ पे है इसको ओरिजिन से डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर बन गया। तो ये बता क्या रहा है? बता क्या रहा है? अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू, यानी कि इस पार्टिकल पी की ओरिजिन से क्या पोजीशन है इसको ये शो कर रहा है। ऑलराइट, अब देखिए हमने क्या बोला था, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक एरो से। तो एरो की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? मैग्नीट्यूड, और इसकी जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो ये बेसिकली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर बेसिकली ये जो हमारा जो पार्टिकल पी है ये कहाँ है ना, इस ओरिजिन से कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, ये इसको शो करता है ये पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली सपोज करो कोई एक और पार्टिकल था क्यू यहाँ पे जो है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे? ये इसको इससे मिला दो, तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया उसका। ठीक है, ओरिजिन पे इसकी टेल होती है और जहाँ पे ये जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वो उसकी हेड होती है। ऑलराइट, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, वही तो बता रहा है कि भाई इसकी डायरेक्टली इसको मिला दो, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या बताएगा कि इसकी कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमने क्या आता है एरोहेड इसकी ओरिजिन डायरेक्शन बताता है, तो ये डायरेक्शन क्या है? ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन है। तो ये तो बेसिकली बात होगी कि होता क्या है पोजीशन वेक्टर। ऑलराइट, अब देखो इसको लिखते कैसे है, आपने देखा होगा किसी भी अगर पोजीशन को या वेलोसिटी को ऐसे एक्स आई प्लस वाई जे ऐसे लिखा हुआ मिला होगा, वो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला था, जब वेक्टर एडिशन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ आएगी। लेकिन उसको वेक्टर एडिशन के बिना भी अगर देखना चाहें, है ना, वेक्टर एडिशन के समय भी देखना चाहिए। सपोज करो ये एक्स इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वेक्टर एडिशन जो बाद में देखेंगे, है ना। तो अब देखो इसके पोजीशन को कैसे लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना, है ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज करो, है ना, ये पोजीशन है इसका पार्टिकल पी का। अब इसको कैसे लिखें? कल हमने क्या बोला था? कल मैंने क्या बोला था कि वेक्टर को किसी को भी कैसे लिख पाते हैं? उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी यूनिट वेक्टर प्लस उसकी यूनिट मेथड, दैट मीन्स इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन को बता देगा। अब आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड अगर है, ये देखो एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है ना। जेड का मतलब होता है कि जो प्लेन के अंदर और बाहर जा रहा होता है, तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस होता है ना, ये हो गया वाई एक्सिस ऊपर नीचे। और जो प्लेन के अंदर और बाहर, इसको देखो अंदर बाहर को दिखा तो सकते नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब वो क्या होता है कि अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा होता है, तो ये होता है एक्स वाई जेड। ऑलराइट, तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, एक्स एक्सिस की तरफ जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अभी के लिए ध्यान रख लो, आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पोजीशन वेक्टर को लिखोगे कैसे। ऑलराइट, बाकी हम इसको आगे परपेंडिकुलर डाल के और कैसे इसको वेक्टर एडिशन से भी देखने की कोशिश करेंगे, बट आई थॉट कि अब हम बता दूंगा ना, तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल वे में कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं हम, ना, बाद में वेक्टर एडिशन से भी देख लेंगे। ये एक्सेस तो इसका क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई एक्सेस में जो होता है उसको लिखते हैं हम जे कैप, ठीक है। और जेड एक्सेस की तरफ जो होता है यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात चलिए क्लियर है? ओके, आपको सिंपल एंगल लैंग्वेज में अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखने की कोशिश करें, देखो ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे अगर देखना सपोज करें, तो यहाँ पे देखो कैसे देखते हैं कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाली, एक्स में इतना चल गया है ना, एक्स में ये इतना चला गया, सपोज करो कितना चल गया, एक्स चला, एक्स डायरेक्शन में एक्स चल गया, और एक्स का कितना है, ये सपोज करो 3 था, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3। यहाँ से देखते हैं कि ओ ये नीचे डालो, ये कितना चल गया 3, ये 3 वैल्यू आ गई। अभी के लिए केवल इतना समझो 3, और फिर ये तो होगा 3
क्या हो गया, 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, समझ गए। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, इसको तो एक्स लिख दो। सिमिलरली वाई में क्या है, वाई से, वाई पे देखो, वाई पे कितना चल गया, इस पॉइंट से वाई की तरफ परपेंडिकुलर डालो, है ना, तो ये वाई आ गया। तो वाई कितना चल गया, यहाँ पे क्या देखोगे, वाई चल गया। वाई कितना है, सपोज करो ये 5 चल गया था यहाँ पे, है ना, 5 या वाई जो भी है, तो ये 5 तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वाई डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे, तो एक्स आई प्लस 5। इसको इस तरह से इसके पोजिशन वेक्टर को लिख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ये बेसिक सी बात है, आपको ध्यान रख सकते हो। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। कोई क्लियरिटी कुछ भी प्रकार का इसमें डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाद में इसको हम वेक्टर एडिशन से भी देखेंगे ना, कि कैसे वेक्टर एडिशन होता है, तो दोनों को मिला के कैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट ये डबल बार लिखा गया, एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन, चलो देखो इसका देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने जब डिस्कस भी किया था, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन वो केवल ये बताती कि जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन था, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बताता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस जो होती है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता था। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताएगा, दैट हाउ विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये है इनिशियली टी इजकल टू टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट हमारा पी पे था, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये वाला। इसके बाद क्या हो गया, ये क्यू पे, यहाँ से चल के क्यू पे आ गया, टी डैश टाइम पे, यानी कुछ देर बाद में देखा गया तो यहाँ पे आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जो इन दोनों को मिला रहा हो, ऑलराइट, जो इन दोनों को मिला रहा हो, समझ गए। ये केवल डेफिनेशन है, बाकी आगे और इसको जो एक बार वेक्टर एडिशन वगैरह देख लेंगे तो और देखेंगे। तो इसको लिखते कैसे, इसको अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ऐसे लिखते कैसे, तो सपोज करो ये x2 है, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। लिखना वही है जैसे पहले वाले को, जैसे इस वेक्टर को क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर को कैसे लिखोगे, x1i प्लस y1j, है ना, x1 y1 है, ये x2 y है, क्यू को कैसे लिखोगे, x2i प्लस y2j। अब ये हमें क्या लिखना होता है, मैंने जब डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी कि क्या मतलब हुआ था कि उसमें तो केवल हम क्या ले रहे थे, एक ही डायरेक्शन में ले रहे थे, इसलिए हमने x2 लिखा था, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मैंने बोला था वहाँ पे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे अगर OP माइनस OQ लिख दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, मतलब x2 माइनस, चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना केवल ध्यान रखो कि ये क्या होता है, इन दोनों को जो मिलाने वाला होता है उससे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना। ये कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे लिखते हैं, वो तो आगे देखेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आती है कि कोई पोजीशन है अपनी कैसे चेंज कर रहा है, किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, ये कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। बेसिकली ये लिखा हुआ था ना, एनसीईआरटी में था, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वलिटी वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर इक्वल कब कहे जाएंगे, बेसिकली इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर जो है ए और बी, सपोज करो दो वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इसको कब हम किसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसका क्या डेफिनेशन है, ये जब बोल सकते हैं अगर दो जो वेक्टर्स गिवन है उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन आर सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी कि कितनी लेंथ है इसकी वो भी सेम हो, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी इसका सेम हो, कौन सी डायरेक्शन उसकी है, देन वी कैन से दैट दीज बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ऑलराइट, two vectors A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and the same direction, जैसे तो ये हो गया। देखो ये दोनों वेक्टर हैं, पहला ऑप्शन देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये वेक्टर्स है और ये वेक्टर A और B है। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, देखो इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अब कईयों को ये लगेगा कि ये तो भैया इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन देखो डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, ये भी आप आगे जब एक बार हम डायरेक्शन चेक करना है ना, tan थीटा निकालते हैं ना, वैसे तो आपको पता होगा डायरेक्शन। देखो यही तो है, पैरेलल जो पैरेलल होती है उनकी डायरेक्शन सेम होती है,
ऑलराइट। तो इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। और इसको देखो और अच्छे से अगर आपको चेक करना है कि दो वेक्टर्स गिवन हैं, बाकी तो आगे देखो धीरे धीरे चलेगी, आपके साथ क्लियरिटी आती चली जाएगी। मैं आगे बार बार कहता हूँ, बेसिक में स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें आपको जो है आगे बतानी होती है, तो आपको उससे लिंक अच्छे से कर पाओगे। हर चीज़ को जैसे आगे चलोगे तो पीछे की चीज़ों को लिंक करके देखोगे तो सारी चीज़ें आपसे क्लियरिटी के साथ आती चलेंगी। यहाँ से अगर कोई दो वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली आपको गिवन है, जैसे ए और बी जैसे गिवन है, अगर उनको चेक करना है वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, देन व्हाट यू कैन डू सिंपली, जैसे ये बी वेक्टर है, इसको उठाओ, इसे ले जाओ उठा के और इस पर ओवरलैप करो। अगर ये कंप्लीटली इसके ऊपर आ जाता है, देखिए ये ए था नीचे और ये जो रेड किया ये बी आ गया, अगर कंप्लीटली इसने उसको कवर कर लिया दैट मीन्स ये इक्वल हैं, और कंप्लीटली नहीं कवर करता है तो ये इक्वल नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, सपोज को ये सेम लेंथ के हैं ये दोनों, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा का ऐसा ले जाऊंगा, है ना, ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको टेढ़ा करके वापस इसको ऊपर लगा दूं, मतलब ऐसा का ऐसा मतलब इसको लेके जाऊँ उसके ऊपर ओवरलैप करने के लिए, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा। उसको अगर इसके पास लगेगा तो ऊपर उसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्शन सेम होती, मैग्नीट्यूड लेट से सपोज करो दोनों का सेम है ना, लेंथ दोनों की सेम है, बट अगर डायरेक्शन भी सेम होती तो क्या होता है, उसको ओवरलैप कर जाता। ऑलराइट, तो इसकी डायरेक्शन अलग है, मतलब ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ के, है ना, क्योंकि टेढ़ा है ना, ऐसा होता तो उसको ओवरलैप कर जाता है, तो ये ऐसा बनेगा। मतलब ये क्या है, ए और ए डैश और ए बी आर नॉट इक्वल वैक्टर्स, बट हियर ए एंड बी आर इक्वल वैक्टर्स, तो ये इक्वल वैक्टर्स की बात होगी। इसके अलावा देखो बहुत सी टर्मिनोलॉजी होते हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, जैसे ये है पैरेलल तो है, उसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी, ए और बी क्या है, एंटी पैरेलल। इसके अलावा कोलिनियर एक ही लाइन में होने वाले, कोप्लेनर एक ही प्लेन में रहने वाले, है ना, ये प्लेन है इसी में है, सारे वेक्टर बन रहे हैं। इसके अलावा एक होता है नेगेटिव वेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान रख लो, रखना चाहो तो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जैसे ए वेक्टर है, है ना, इसका कोई जैसे ए वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए इसका कोई मैग्नीट्यूड है प्लस ए इसकी डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्टर हो, कोई दूसरा वेक्टर या यही वेक्टर ऐसा है कि उसका मैग्नीट्यूड तो उसके सेम है, मैग्नीट्यूड तो एक के जैसा सेम है, और मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे ये ए है, सपोज करो जैसे हम अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, ये कोई ए वेक्टर था, ठीक है, अगर बी कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम, मतलब लेंथ तो सेम है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी इधर डायरेक्शन थी, इसकी इधर डायरेक्शन, तो ये क्या कहा जाएगा, इसका ए का नेगेटिव वेक्टर, ए का नेगेटिव वेक्टर। ऑलराइट, इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसे वैसे मॉड्यूलस और यूनिट वेक्टर तो मैं कल डिस्कस कर ही चुका हूँ। एक और चीज़ आप देख लो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होता है जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं हो। ऑलराइट, ये बेसिक जैसी बातें हैं, ये ज़्यादा इतना वो है नहीं, बट ठीक है, अगर आप ध्यान रख सकते हो अच्छी बात है। इसके अलावा देखो, अगर किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो देखने वाले हैं। ये देखो, इफ मल्टीप्लाई ए वेक्टर ए विथ ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा, कोई लैम्डा है पॉजिटिव, उससे ए वेक्टर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड जो है, ए का मैग्नीट्यूड है, उसको अगर ए को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है। अगर पॉजिटिव नंबर से, रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो यही रहने वाला है, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। अगर ऐसा है तो यही डायरेक्शन, ए अगर ऐसा था उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो यही रहने वाली है, बट क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यही देखो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं नीचे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखो, अगर कोई वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। देखो ज्योमेट्रिकली हमने क्या बताया था कि इसका लेंथ है, ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2a हो गया, तो 2a की डायरेक्शन तो ये रहेगी, डायरेक्शन क्या बता है, एरोहेड, एरोहेड तो इधर ही है, तो डायरेक्शन तो ये रहने वाली है, बट क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो जाएगा, 3 से किया तो ट्रिपल हो जाएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई से डबल हो गया, और ये इसकी डायरेक्शन सेम है। ऑलराइट, ये बेसिकली बात होती है। अगर हाफ से मल्टीप्लाई
है ना, जो भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स इसका हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहने वाली है। ऑलराइट, ओके। बट अगर हम कोई नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक -2 से हमने कर दिया, देन व्हाट विल हैपन इज to multiply a given vector a, तो देखो वही बात है कि मैग्नीट्यूड तो उसका उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स उसका इंक्रीज हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल इंक्रीज बाई 5 टाइम्स। बट when we will multiply that vectors with negative real number, then its direction will change also. Its direction will also change. Alright, तो suppose जैसे अगर हमने इस पर लिखा है या नहीं लिखा मैंने, हाँ जो लिखा नहीं है, सपोज करो कोई ये वेक्टर था ए हमारा, कोई है ना, ए वेक्टर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, मतलब क्या होगा -2a ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड तो है वो तो क्या होगा, डबल हो गया। ये था पहले ए हमारा, ये था, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, ये डबल हो गया भाई। जैसे ये है पहले, इसी को देख लेते हैं, ये हमारा, ये पहले ए था, मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, इससे डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन पहले ये वाली थी, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये बेसिकली बात होगी मल्टीप्लिकेशन विथ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर, ये बेसिकली बात होगी। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है ये भी बात होगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में वो कैसे अपनी दो पोजीशन को चेंज करता है, तो उनके बीच के, है ना, बेसिकली आप समझ गए होंगे कैसे लिखते हैं इसको, जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ये हम आने वाले चैप्टर में, आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन और बेसिक मीनिंग आपको पता हो, अच्छे से समझ आना चाहिए। ऑलराइट, so that's it for today. In next lecture we will discuss about vector addition rules. All right, thank you.